तो आज की क्लास में गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, पहले ये कौन थे, भारत में किस प्रकार से आते हैं, डलहौजी कौन था, आपने नाम सुना होगा ना डलहौजी। कल डलहौजी पढ़ा दिया था क्या? नहीं पढ़ा। तो ये भारत में किस तरह से आते हैं, भारत के राजा कैसे बन जाते हैं, इनकी शक्तियां मजबूत कैसे होती है, वो सारी चीजें समझेंगे। और कितने गवर्नर आए, कितने गवर्नर जनरल आए, कितने वायसराय आए, ये सारी चीजें हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे, टॉपिक कठिन है, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो आपका इंडिया है, भारत है, उस समय जो पाकिस्तान था ये हमारे भारत में ही आता था, हाँ या कि नहीं? ये बांग्लादेश भी कहां आता था? भारत में ही आता था। तो कहानी कुछ यूं होती है कि अंग्रेजों का युद्ध होता है किससे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला दिल्ली के सुल्तान और मीर कासिम के साथ। जिस युद्ध का नाम क्या था? बक्सर का युद्ध। तो जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज। अब जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो ये आपका बंगाल, ये आपका बिहार और उसके बाद ये आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक है। तो भारत के इस क्षेत्र पर अंग्रेज जो है पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं और ये क्षेत्र किसके अधिकार में जाता है? अंग्रेजों के। तो भारत का एक बहुत बड़ा और विकसित क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में जा चुका था। ये पूरा क्षेत्र किसके पास चला गया है? अंग्रेजों के पास। अब दिल्ली में जो सुल्तान बैठा है वो भी कौन है? अंग्रेजों की कठपुतली। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली भी किसके पास जा चुका था? अंग्रेजों के पास। लेकिन जब अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा जीत जाते हैं तो इस क्षेत्र में ये अंग्रेज क्या करते हैं? द्वैध शासन प्रारंभ कर देते हैं। कौन सा शासन? द्वैध शासन। अब द्वैध शासन का मतलब होता है शासन को दो भागों में बांट दिया था, एक में राजस्व अधिकार, एक में दीवानी अधिकार, ठीक है। दीवानी अधिकार में जितना भी पैसों का लेन देन होता है वो अंग्रेज रखेंगे और राजस्व का काम कौन करेगा? ये जो राजा लोग, ठीक है, फौजदारी का काम। तो दीवानी अधिकार और फौजदारी अधिकार। तो दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए, धन से संबंधित सारे काम किसके पास चले गए? अंग्रेजों के पास। भारत के जो राजा महाराजा है ये अंग्रेजों की कठपुतली हो गए। 1764 में बक्सर का युद्ध हारने के बाद भारत के राजाओं महाराजाओं की गरिमा बहुत ज्यादा गिर जाती है और ये अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में काम करना चालू कर देते हैं। तो उसी क्रम में 1764 से लेकर 1773 तक हम बात करें, बंगाल में भयानक तरह से लूटपाट मचती है द्वैध शासन के तहत। अब ये द्वैध शासन के बारे में हम बात करें तो ये कौन लगाता है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन लगाता है? रॉबर्ट क्लाइव। कहां लगाता है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। द्वैध शासन का मतलब फिर से बता रहा हूं कि पैसों से संबंधित मामले अंग्रेज देखेंगे और छोटे छोटे मामले राजा महाराजा देखेंगे। पुरानी क्लासेस में अच्छे से पढ़ाया है मैंने। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव 1765 में भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र का पहला गवर्नर था। कौन था पहला गवर्नर? तो आपसे गवर्नर की मैं बात करूं तो सबसे पहले गवर्नर कौन आया? 1765 में। कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव। और ये कहां का गवर्नर था? बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कब आता है भारत? 1765। कौन सा शासन लगा दिया आते से? द्वैध शासन। द्वैध शासन लगने का कारण क्या था? युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। कब बक्सर का युद्ध हुआ था? 1764। 1765 में भारत कौन आ जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा शासन चला देता है? द्वैध शासन। इसके तहत बंगाल को भयानक तरीके से लूटा जाता है। बंगाल को बहुत बुरी तरह से लूटा जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहला गवर्नर बंगाल का क्या नाम था? इसका रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। द्वैध शासन चालू करता है। ये भारत दो बार आता है। सबसे पहले ये भारत कब आता है? 1757 में आता है और 1760 तक ये भारत में रहता है। तो ये पहली बार जब भारत में आता है तो इसके समय सबसे प्रमुख घटना जो हुई थी वो हुई थी प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। और दूसरा इसने 1765 में आता है और 1765 से 1767 तक भारत में रहता है, ठीक है। 1767 में ये रहता है कि नहीं भारत में? हाँ। तो यहां पर ये कौन सा शासन चालू करता है? द्वैध शासन। तो बताए द्वैध शासन किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। किसके समय हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। अब 1765 में एक महत्वपूर्ण काम और ध्यान रखना, जब बक्सर का युद्ध ये जीत गए थे तो इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी। तो इलाहाबाद की संधि भी किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि क्या थी, कैसे इलाहाबाद की संधि हुई, किन किन लोगों के बीच में हुई, इसके क्या नियम और कायदे थे, ये सब मैंने आपको पुरानी क्लास में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल। तो इलाहाबाद की संधि की तो तीन चीजें ध्यान रखना रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि क्या इसने इसके समय प्लासी का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि की, और तीसरा महत्वपूर्ण काम इसने कौन सा शासन चलाया? द्वैध शासन।
कौन सा शासन चलाया? चौथी चीज ध्यान रखना, जब बंगाल का गवर्नर, अभी केवल बंगाल की बात चल रही है, जब बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था तो इसके समय पर श्वेत विद्रोह हुआ था। अब श्वेत विद्रोह क्या है वो देखिए। श्वेत विद्रोह का मतलब यह था कि इसके जो सिपाही थे खुद अंग्रेज सिपाही, इंडियन, देखो भारत में भारतीय सिपाही भी थे अंग्रेजों के और अंग्रेज सिपाही भी थे। तो भारत के जो सिपाही थे अंग्रेज फौज में, ये भारतीय सिपाही थे और अंग्रेज सिपाही भी थे। जो अंग्रेज सिपाहियों ने श्वेत विद्रोह किया था क्योंकि अंग्रेज सिपाहियों को भत्ता नहीं दिया जा रहा था। अंग्रेज सिपाहियों का कहना था कि तुम भारतीयों को जितना वेतन दे रहे हो उतना वेतन तुम हमें तो दे रहे हो, लेकिन हमको अलग से भत्ता दो क्योंकि हम हमारा परिवार छोड़कर यहां पर पड़े हैं और कायदे से अंग्रेज सिपाहियों की पेमेंट ज्यादा होनी चाहिए थी, इसलिए श्वेत विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा, श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव। तो जब ये 1767 में भारत से वापस जाता है तो ये जाकर क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। तो ये खत्म हो रहा है यहां पर रॉबर्ट क्लाइव। जल्दी बताया, रॉबर्ट क्लाइव भारत कितनी बार आया? पहली बार कब से कब तक? दूसरी बार? पहली बार में क्या हुआ? श्वेत विद्रोह इसके समय हुआ था, आया ना? अच्छा, इसके समय पर द्वैत शासन चालू हुआ था। अच्छा, और एक कहानी क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि। अब मेरी बात सुनो यहां पर ध्यान से, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सुन लीजिए। 20 जून सन 1756 में जब प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था, इस दिन एक घटना हुई थी, काल कोठरी की घटना। कौन सी घटना? ये भी मैंने तुम्हें पढ़ा चुका हूं सिराजुद्दौला के समय पर। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें केवल 23 अंग्रेज बचे थे। उन बचे हुए अंग्रेजों में एक हॉलवेल भी था। तो ये हॉलवेल के समय पर काल कोठरी की घटना हुई थी। ध्यान रखिए, तो आपसे पूछे हॉलवेल के समय पर क्या हुई थी? काल कोठरी की घटना। बाद में ऐसे बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, ठीक है? तो ये हॉलवेल को खत्म करते हैं। अब तुम्हें पता है 1757 से 1760 तक, ठीक है, और 1765 से लेकर 1767 तक इस समय पर कौन रहा था? क्लाइव, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि 60 से लेके 65 तक भी कोई रह सकता है? तो 1760 से लेकर 1765 तक कौन रहा? कौन रहा? बंसी टाट, वेरी गुड, बंसी टाट। लेकिन ये गवर्नर बंगाल का नहीं है, ये मुख्य वहां पर सेनापति के रूप में काम किया, क्योंकि गवर्नर तो कब से बनना चालू हुआ? 65 से, क्योंकि 65 में बक्सर का युद्ध। तो बंसी टाट के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखना। बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ था? बंसी टाट। बस खत्म। अब 65 में कौन आ जाएगा यहां पर? रॉबर्ट क्लाइव। 67 तक रहेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, ठीक है? बंगाल कहां पर है देख रहे हो आप, मैंने मैपिंग आपको शुरू में मैप बता दिया था, ये क्षेत्र बंगाल, ठीक है? तो यहां पर तो पता है बंगाल का पहला गवर्नर कैसे बनाया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ था? बंसी टाट। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि सर 65 से 67 तक कौन रहा? कौन? 67 तक। अच्छा, अब ये बताएं 67 से 69 तक कौन रहा? अरे वेरी लास्ट क्या रहा? इसके समय पर ये क्या चालू रहा? बेरलेस्ट के समय पर द्वैत शासन चालू रहा। अब देखो 69 से 72 तक कौन रहा? कर्टियर पढ़ाया था ना बेटा, इस समय इसके समय पर अकाल पढ़ा था। कर्टियर इसके समय पर क्या पढ़ा था? इसके समय पर क्या पढ़ा था? अकाल। ध्यान रखिएगा 65 से 67 तक कौन रहा? क्लाइव। 67 से 69 तक वेरेलेस्ट। इसको याद करना हो करो, नहीं तो मत करो। 67 से 69 से 72 तक कौन रहा? कर्टियर। इसके समय पर 1970 में अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल। अब कहानी पहुंच गई है 72। अब फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहले थोड़ा सा यहां पर तुमको गड़बड़ी हुई क्योंकि ये 2 बार आया गया, इसने सब माहौल खराब कर दिया। 57 से 60 तक रहा, फिर 65 से 67 तक रहा। 60 से 65 तक कौन रहा? बंसी टाट, जिसके समय पर युद्ध हुआ। क्लाइव 2 बार रहा, फिर 67 से लेकर 69 तक कौन रहा? वेरेलेस्ट। ये आपको याद नहीं करना है, ध्यान रखना। ये भी याद मत करो कर्टियर, सीधा 72 पे जाओ आप। तो
72 पर चलते हैं सीधा। कब? 1772। 1772 यहां पर बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। 1772 में आता है गवर्नर बन के बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन जब ये 1772 में आता है तो ये बंगाल का केवल गवर्नर था। लेकिन 1773 में इसके समय एक एक्ट आता है, एक कानून आता है जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक कानून है और इस कानून के तहत इस वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल पहला वॉरेन हेस्टिंग्स। अंतिम गवर्नर यही है। इस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये पहला गवर्नर जनरल भी यही है। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कहानी क्लियर हुई? अभी बंगाल पर चल रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ये जब 1773 में भारत में आता है तो यहां पर आकर सबसे पहले क्या करता है? द्वैध शासन खत्म कर देता है। कौन सा शासन? द्वैध शासन बंगाल से क्या कर देता है? पूरी तरह से क्या कर देता है? खत्म कर। द्वैध शासन खत्म किया। अरे हाँ कि नहीं? और ध्यान रखना 1774 में इसके समय पर बंगाल में एक हाई कोर्ट की स्थापना होती है और इस हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे कौन है मेरे भाई? एलिजा इम्पे। हाँ कि नहीं? चलो जल्दी बताएं। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में आया, लेकिन 1773 में इसके समय एक एक्ट आ गया। इस एक्ट का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। वेरी गुड बेटा। इसके समय 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। इसने द्वैध शासन खत्म कर दिया था। द्वैध शासन खत्म किया। इसका कारण भी मैंने आपको पढ़ाया है कि इसने द्वैध शासन को खत्म क्यों किया। आपको पता होगा अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए क्रांति चल रही थी उस समय 72 के समय। अमेरिका कब आजाद हुआ? 1776। हाँ कि नहीं? इसी के आसपास हुआ है। तो जब यहां पर अमेरिका में क्रांति चल रही थी तो सारे अमेरिकी जो लोग थे वो अंग्रेजों को भगा रहे थे मार मार के। तो इसने कहा कि अगर ज्यादा भारत वाले लोगों को लूटा जाएगा तो भारत में भी ऐसी क्रांति हो जाएगी। इसलिए इस डर से इसने द्वैध शासन क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। अब आगे इसके बारे में और बात सुनिए। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका ये कौन था? गवर्नर जनरल। इस कंपनी को दो भागों में बांटा। पहला काम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये आपको संविधान में पढ़ना है, ठीक है? ये मैं ये नहीं पढ़ाना चाहता था लेकिन मैंने तुमको बता दिया फिर भी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कंपनी को दो भागों में बांट दिया था। किसके समय पर? वॉरेन हेस्टिंग्स का। हाँ कि नहीं? अब इसके समय पर ध्यान रखिएगा 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना हुई थी। कौन से मदरसे की? कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसके समय पर हुई थी? और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आईएमपी। भारत में पहली बार कोई मदरसा खोला गया था कलकत्ता मदरसा। स्थापना कब हुई थी? 1781। ध्यान रखना 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। और ये सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स। किसने की थी बेटा? बताएं। विलियम जोन्स ने कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी। अच्छा, पहला मदरसा 1781 किसने खोला? द्वैध शासन किसने हटाया? वॉरेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहा था? 1785 तक। 1772 से 1785 तक। क्या इसने रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके समय पर? पहला गवर्नर जनरल था। अब सुनो 1784 में इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि भारत का एक व्यक्ति होता है, एक भारतीय, जिसका नाम होता है नंद कुमार साई। नंद कुमार साई। नंद कुमार साई के ऊपर ये झूठा आरोप लगा देता है और झूठा आरोप लगाकर इसे क्या करवा देता है? फांसी। क्या दिलवा देता है? ऐसा भी होता है, ध्यान रखना। आप बोलते हो ना ईश्वर सब देखता है, ईश्वर हमेशा न्याय करता है, ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं होने देता।
इसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया, झूठा मुकदमा लगाकर इसको फांसी दे दी गई और वो व्यक्ति मर ही गया। इसके बाद अगर ईश्वर न्याय कर रहा है, भले वॉरेन हेस्टिंग्स का जो हो वो हो, सामने वाला तो मर गया ना, हाँ कि नहीं? किसी को मरने ना दे वो ईश्वर है या अल्लाह है या जीसस है या गॉड है, कुछ भी मान सकते हो आप। किसी ने नहीं देखा, आप लड़ते हो उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर खुद आपको बचाने आएगा। आप इतना भी अंधविश्वास मत करो या अल्लाह आपको बचाने आएगा, कोई भी आपको बचाने आएगा। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि आप सही रोड पर, आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन ट्रक ने आपको कुचल कर भग गया और आपकी मौत हो गई। आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपकी मौत हुई है। या कोई आया और कोई ने आपको चाकू मार दिया और आपकी मौत हो गई बिना किसी गलती के। या आप गलती से ट्रेन से गिर गए तो कट के मर गए, आपकी मौत हो गई। कई बार आपकी गलती नहीं होती है और आप मारे चले जाते हैं। कई बार किसी के साथ इतना बुरा हो जाता है कि उसके पिता की भी डेथ हो गई, उसके भाई की भी डेथ हो गई, उसकी माँ की भी डेथ हो गई, वो अनाथ हो गया। एक छोटा सा बच्चा, उसका क्या कर्म अच्छे और क्या कर्म बुरे, लेकिन वो अनाथ है। देखो आज घोड़े पे पन्नियां बीन रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं भारत में ऐसे जिनके माँ बाप नहीं है और वो पन्नियां बीन रहे हैं। स्थिति ये है आज की डेट में कि छोटी छोटी जो बच्चियां हैं ना बिना माँ बाप की, अपने शहर में ही देखेंगे आप। मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता अपने मुंह से, क्योंकि भारत का जीडीपी बहुत ऊंचा चला गया। भारत का जीडीपी बहुत, ऐसी ऐसी बच्चियां हैं बेटा जो पन्नियां बीन रही हैं और अपने ही देश के कुछ मनचले लोग उन बच्चियों को कि ले 50 रुपए लेगी, 50 रुपए लेगी, उसको 50 का नोट दे देते हैं और उस लड़की के साथ गलत करते हैं। वो लड़की करती है क्योंकि मजबूर है, किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि 50 का नोट मिल गया है। छोटी सी उम्र की बच्ची को क्या जाने। जीडीपी चली गई है भारत की बहुत ऊंची, लेकिन हमको बुराई नहीं है जीडीपी जाए, लेकिन इस तरफ भी तो ध्यान दिया जाए कि आरक्षण तो दे दिया, लेकिन आरक्षण क्या जमीनी स्तर पर मिल पाया उन लोगों के लिए? उनके गरीब तो गरीब होता है यार, उसमें कौन सी जाति? गरीब किसी कास्ट का होता है क्या कि सामान्य वर्ग के लोगों को गरीबी आ ही नहीं सकती है? किसी ने लिख दिया क्या? ये कैसी सरकार है और कैसा संविधान है भाई? नहीं आ रही बात समझ में यार? जात और गरीबी दोनों में क्या रिलेशन है? आरक्षण हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो गरीब है, हर उस व्यक्ति को, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी जाति का हो। क्या आप लोग समर्थन करोगे? अरे हां, गरीब है तो आरक्षण उसे मिले। एक किसी का बाप रेलवे में है, उसका बेटा भी रेलवे में लग गया, पूरी पीढ़ियां उसकी रेलवे में चली गई। उसका जो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, फिर भी सरकार उसकी फीस माफ क्यों कर रही है भाई? क्यों कर रही है? तुम किसी जात विशेष के हो इसलिए तुमको आरक्षण मिल जाएगा? ये कौन सी बात है भाई? हाँ कि नहीं? ऐसी बच्चियों को आरक्षण मिले जो रोड पर कचरा खा रही है, किसी के फेंके हुए रोटी के टुकड़े को ले जाके वो बच्चा अपनी माँ को खिला। अरे उसको आरक्षण दो। इनको आरक्षण क्यों दे रहे हो जो ऑलरेडी बने बनाए हैं, जिनकी पीढ़ियां डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो अच्छे अच्छे उद्योगपति है, जिनकी घर की अर्थव्यवस्था अच्छी, किस बात का आरक्षण मिले उनको? तुम किसी जात के हो, तुमको आरक्षण मिलना चाहिए, कौन सी बात है भाई? ऐसे बच्चों को आरक्षण मिले ना। मैं तो ये कह रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा। चल, तो यहां पर देखिए झूठा आरोप। क्या ईश्वर ने इसको बचाया? नहीं बचाया ने। ईश्वर ने इसको बचाया क्या? ये तो मर गया। अब भले ये वॉरेन हेस्टिंग्स यूरोप जा रहा है, फिर इसके ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं महाभियोग का, ये वहां से भी बच के आ जा रहा है। ईश्वर के भरोसे मेरा मतलब है खुद मत चलो, अपनी भी आंखें खोल के चलो कि दिख रहा है सामने ट्रेन आ रही है, जबरन उसमें मोड़ दोगे तो ईश्वर नहीं बचाता है। मैं ईश्वर का विरोध नहीं कर रहा हूं अपनी बातों में कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है, लेकिन जबरन भैया अपनी आंख भी तो खोलो। आप अपने हाथ को मुंह तक लेके जाओगे जब भी भोजन आपके मुंह में जाएगा कि अपने आप थाली सामने रखिए और आपका पेट भर जाएगा? अरे हाँ या ना? खुद से भी कुछ करना पड़ता है। तो इसने इसके ऊपर आरोप लगा दिया और आरोप लगाने के बाद इसको फांसी दे दी गई। भारत की पहली फांसी अंग्रेजों के द्वारा, कौन सी फांसी थी ये? नंद कुमार साई को दी जाने वाली। जो किसके समय पर घटना घटी? वॉरेन हेस्टिंग्स। किसके समय पर? अरे हाँ या ना? चलो बताओ, वॉरेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहा? 1772 से 1785 तक। कलकत्ता मदरसे की स्थापना कब हुई?
कब हुई? झूठा आरोप किस पे लगाया फांसी का? नंद कुमार साई। अब यहां पर आप आगे एक बात और देखिए कि इसी समय सन 1784 में एक पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम क्या था? बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। बंगाल गजट पहली भारतीय पत्रिका थी, लेकिन इसकी भाषा कौन सी थी? इंग्लिश। कैसी भाषा थी इसकी? इंग्लिश। अच्छा, ये किसने लॉन्च किया था? किसने? जेम्स ऑगस्टस। एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बनता है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लॉन्च किया था। भारत की पहली भारतीय पत्रिका थी ये। और कल अगर तुम लोगों को याद नहीं हुआ ना, ये मैं सच बता रहा हूं, तुम कोचिंग मत आना कल अगर याद नहीं हुआ तो कल मैं धुनाई कर दूंगा तुम्हारी। मैं तुमको कल ही पढ़ाया था ये चीज और तुमको आज कुछ भी याद नहीं। किस मुंह से बोलते हो रे तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे? तुमको मर जाना चाहिए, किसी नदी में जाकर डूब के आत्महत्या कर लेना चाहिए तुमको। तुमको कुछ याद नहीं हो रहा, तुमको कल की पढ़ाई हुई चीजें आज याद नहीं है। कैसे मुंह उठा के जाते हो यार तुम लोग? शर्म नहीं आती क्या तुमको ये नहीं लगता कि सामने वाला ये पूछ लेगा तो क्या करेगा? खुद की इमेज तो बनाओ मेरे सामने सही, कम से कम मुझे भी तो लगे कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर कोई परिवर्तन पड़ रहा है। भैया कल ही पढ़ाया था ना? नहीं, तुमको कुछ याद नहीं है आज। कल पूछूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर नहीं बना तो तुम्हारा। ठीक है, चलो बताएं, वॉरेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहा? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर, कलकत्ता क्या नाम था उसका, क्या खोला था? मदरसा। 1785। ठीक है, 1781। हाँ, थोड़ा ध्यान कहीं और था, मेरा ध्यान इस पर था कि पहली फांसी नंद कुमार साई। 1784 में भारत में पहला एक अंग्रेजी समाचार पत्र आया था। क्या नाम था? बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अब मेरी बात सुनो, 1785 तक रहा है ना? 1785 के बाद 1700 कब तक? 90 तक कौन रहेगा? कॉर्नवालिस। कौन रहेगा? 1785 1798 तक, 1798 कौन रहेगा? कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस के बारे में मेरे भाई ध्यान से सुनो। कॉर्नवालिस ने एक व्यवस्था लाया था जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। क्या नाम था ये? तो मैं ध्यान है, स्थायी बंदोबस्त क्या थी? अरे हाँ कि नहीं? क्या थी स्थायी बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त एक ऐसी प्रथा थी जिसमें टैक्स लिया जाता था भारतीयों से। क्या लिया जाता था? टैक्स लिया। इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सूर्यास्त कानून। किस नाम से जाना जाता था? सूर्यास्त कानून। हाँ, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। इसने भारत में सिविल सेवा चालू कराई। कौन सी सेवा? सिविल सेवा चालू कराई। सिविल सेवा कब से चालू हुई थी? किसके समय से चालू हुई थी? कॉर्नवालिस। भारत के पहले आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत के पहले आईसीएस कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने भी आईसीएस की परीक्षा पास की थी। काय की परीक्षा पास की थी? आईसीएस। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी स्वेच्छा से बाद में क्या दे दिया था? त्याग पत्र। अब क्यों? इसके पीछे का कारण क्या था ये मैं तुमको पढ़ाऊंगा। जबरदस्त कारण था, क्योंकि ये बहुत देश के लिए चाहने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे इनके बारे में सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अपन कॉर्नवालिस को पढ़ रहे हैं। कॉर्नवालिस ने भारत में पुलिस सेवा भी लॉन्च की थी। पुलिस सेवा ध्यान रखना, भारत में ब्रिटेन से पहले आने वाली एक व्यवस्था थी। ब्रिटेन से पहले पुलिस सेवा कहां चालू की गई थी? भारत। ये अंग्रेजों ने अपने लिए नहीं, भारतीयों के लिए नहीं की थी, खुद के लिए की थी पुलिस सेवा।
ताकि विद्रोह वगैरह हो तो भारतीयों के द्वारा भारतीय विद्रोहों को दबाया जा सके। ठीक है, ये बहुत चालाक थे। तो पहले आईसीएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त किसने लेकर आया था? कार्नवालिस। 1785 से 93 तक रहा था, मैंने 98 लिख दिया था, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले आईसीएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस बने थे, त्याग पत्र दे दिया था। पुलिस सेवा यहां पर आई थी कि नहीं? ध्यान रखना। इसने दास प्रथा पर बैन लगा दिया था। कौन सी प्रथा पर? क्या ये अच्छी बात है या गलत बात है? अच्छी बात है भैया। इसने दास प्रथा पर बैन लगा दिया। पहले लोगों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, कहीं भी बेच देते थे। ब्रिटेन बेच दिया, किसी को बेच दिया। दास का मतलब गुलाम, सामने वाला जो चाहेगा वो आपको करना पड़ेगा, आप गुलाम हो। तो पहले लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, तो इसने लोगों को खरीदने और बेचने की प्रथा को बंद कर दिया था। ठीक है, इसने एक कार्नवालिस संहिता, आगे पढ़ेंगे आप, संविधान में पढ़ा होगा इसके बारे में। कार्नवालिस संहिता भी किसने लेकर आया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। इसकी मृत्यु भारत में ही हुई थी, गाजीपुर में। इसकी समाधि भी कहां पर है? गाजीपुर। तो ये रहा कार्नवालिस के बारे में। कब से कब तक रहा? 85 से 93। 85 से कार्नवालिस। इसने भारत में आईसीएस लेकर आया या सिविल सेवा लेकर आया? आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, आईएएस और आईपीएस जो वर्तमान में बन रहे हैं ना, ये उसी समय से चल रही है प्रथा। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लेकर आया था। पहले आईसीएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इनके बाद कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र। पुलिस सेवा भारत में आई, ब्रिटेन से पहले आई क्या? ठीक है। दास प्रथा को बैन कर दिया, कार्नवालिस संहिता लॉन्च की। इनकी समाधि कहां पर है? भारत। भारत में कहां पर? गाजीपुर। गाजीपुर कहां पड़ता है? यूपी। कहां पर पड़ता है? अब याद रखना, सर जॉन सॉर 1793 से 1798, देख लो, सन याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो ठीक है। इनका नाम था सर जॉन सॉर। अगर सन आपको याद होगा ना तो बड़ा मजेदार बात हो जाएगी। सर जॉन सॉर, इसको अहस्तक्षेप की नीति का जनक कहते हैं। अहस्तक्षेप की नीति, क्योंकि मैसूर में इस समय पर युद्ध चल रहे थे। ठीक है, तो मैसूर किसकी क्षेत्र में पड़ता है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान किसका लड़का था? हैदर अली। हैदर अली किस वंश में शामिल हुआ था? वाडियार वंश। वाडियार वंश के संस्थापक थे वाडियार वंश के संस्थापक चिक्का कृष्णराज। सन 1612 में वाडियार वंश की स्थापना करते हैं चिक्का कृष्णराज। नंदराज देवराज नाम के 2 सेनापति होते हैं, एक वित्त मंत्री और एक सेनापति। इनकी सेना में शामिल हो जाता है हैदर अली। हैदर अली का लड़का होता है टीपू सुल्तान। तो अंग्रेजों के चौथे युद्ध के साथ मारा चला जाता है। हस्तक्षेप की नीति का जनक कौन था? सर जॉन सॉर। सर जॉन सॉर नाम का जो व्यक्ति था, इसने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप, मतलब इसने हस्तक्षेप नहीं किया था। क्या नाम है इसका? सर जॉन सॉर। क्या नाम है भाई इसका? आगे ध्यान रखना, आगे आएगा लॉर्ड वेलेजली। कब आएगा भैया जी? 1798 में आएगा और रहेगा 1805। इसकी मृत्यु हो जाएगी, दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी गवर्नर जो भारत में आ रहा है, गवर्नर जनरल, ये कोशिश करेगा कि मैं 5 साल तक रहूं, पहले कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, फिर 5 साल का रहूं, ऐसे रहते थे ये लोग। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली। और ये 5 साल रहने की प्रथा 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आई, जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये सब गवर्नर जनरल है 1793 के बाद। सब गवर्नर जनरल पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इससे पहले सब क्या थे? गवर्नर। चाहे रॉबर्ट क्लाइव हो, चाहे वेरेलेस्ट हो, चाहे कार्टियर हो, कुछ भी हो, सब गवर्नर थे। लॉर्ड वेलेजली कब से कब तक रहे? 1798 से 1805 तक रहे। अरे हाँ कि नहीं? इन्होंने स्वयं को क्या कहा था? बंगाल का शेर। स्वयं को क्या कहा था बेटा इन्होंने? बंगाल का शेर। ठीक है, चलो यहां पर मैं भारत का मानचित्र बनाऊंगा, मैप बनाऊंगा और यहां पर आपको धीरे से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद, क्या बोलोगे? क्या? सहायक संधि। सहायक संधि, पहले मैं सहायक संधि को समझाऊंगा कि सहायक संधि है क्या, फिर मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। सहायक संधि का मतलब यह होता है कि जैसे तुम राजा हो और मैं अंग्रेज हूं, तो मैं अपनी सेना यूरोप से मंगा लूंगा और भारत के भी कुछ लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लूंगा, मेरी बहुत बड़ी सेना बना लूंगा। अब उस सेना का खर्चा कौन देगा? तुम दोगे। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे कहूंगा कि तुम्हारी जो सेना है उसको निकाल दो, मेरी सेना तुम रखो, मेरी सेना तुम्हारे हर युद्ध में काम पड़ेगी, मेरी सेना शिक्षित है, प्रशिक्षित है, आधुनिक हथियार मेरी सेना के पास है, तो आपको मेरी सेना रखना पड़ेगा, मेरी सेना आपके काम आएगी।
और वेतन भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसे सहायक संधि कहते हैं। वेतन आपको देना पड़ेगा, लेकिन जब मुझे आवश्यकता होगी तब मेरी सेना मेरे पास वापस आ जाएगी और मैं उसी सेना का प्रयोग तुम्हारे ऊपर करके और तुम्हारी जमीन हड़प लूंगा। ये सहायक संधि थी, जिसको मानने से टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था और टीपू सुल्तान को मार दिया गया था चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सहायक संधि जिन जिन राज्यों ने अपनाई, धीरे से उन्हीं राज्यों का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया। सबसे पहले हम बात करें तो बात करेंगे सबसे पहले हैदराबाद। क्या बोलेंगे बेटा? हैदराबाद के बाद बगल में कौन? मैसूर। हैदराबाद के बाद कौन? मैसूर। ठीक है, इसके बाद कौन? तंजौर। तंजौर के बाद अवध। अवध के बाद कौन? बरार छत्तीसगढ़ और भोंसले। इन सब लोगों ने 1798, जैसे यहाँ हैदराबाद ने 1798 में ज्वाइन किया हैदराबाद, मैसूर और तंजौर ने 1799 में ज्वाइन किया। उसके बाद अगर अपन बात करें तंजौर के बाद इन लोगों ने 1801 में अवध ने, इसके बाद 1803 में भोंसले। ठीक है, तो इन लोगों ने इस प्रकार सहायक संधि को अपना लिया अंग्रेजों की। अच्छा, नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? नहीं अपनाएंगे तो फिर अंग्रेजों से युद्ध करो और युद्ध में तुम्हारा हारना तय है, क्योंकि अंग्रेज बहुत प्रभावशाली, मजबूत और धनवान हो गए थे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या, कौन सी संधि अपनाई? सहायक संधि। हाँ कि नहीं? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन हार गया था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन से युद्ध में हारा था? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में? चौथे आंग्ल। तो बताएं, सहायक संधि किसने लेके आया था? कौन लेकर आया था? बेले जली। स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। सबसे पहले कौन? हैदराबाद। हैदराबाद, उसके बाद कौन? मैसूर। मैसूर के बाद तंजौर। तंजौर के बाद अवध, फिर भोंसले और बरार। ठीक है, जैसे हैदराबाद ने कब करी थी? 1798, फिर इन्होंने 99, फिर इसने भी 99। ठीक है, फिर इसने 1801, फिर इसने 1803, इसने भी 1803। इनने सहायक संधि अपना ली। ठीक है, बंगाल का शेर स्वयं को कहता था, सहायक संधि को मनवा लिया। याद रखना, बेले जली ने ही युद्ध किया था किससे? टीपू सुल्तान से। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। ठीक है, और बेले जली ने एक काम और किया था 1801 में, 1801 में या 1800 की ही बात करें, 1800 1801 के बीच में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कौन से कॉलेज की? फोर्ट विलियम कॉलेज। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर पड़ता है? कोलकाता। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 के आसपास कोलकाता। अब आगे अगर अपन बात करें तो ये 1805 के आसपास बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये कॉलेज 1805 के आसपास बंद कर दिया था। ये पूछा नहीं जाता, इतना डीप मत याद करो, क्योंकि वो खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। ये कोलकाता में क्यों खोला गया था? जो सिपाहियों को भर्ती कर रहे हैं ना, उनको प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेज तो जरूरत है, तो ये 1805 में खोला गया था। कौन सा कॉलेज है ये? फोर्ट विलियम। कौन सा कॉलेज है? फोर्ट विलियम। ठीक है, गर्मी पड़ रही है तो बोर्ड भी बिल्कुल गर्म हो रहा है, एकदम खतरनाक तरह से। चलो आगे चले भाई। तो ये कब से कब तक रहा भैया? 1805। 1805 के बाद जॉर्ज वॉरलो, 1805 से 1807 तक। इसके बारे में ज्यादा आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। इसके बाद आगे की अगर मैं बात करूं तो आएंगे लॉर्ड मिंटो। कब से कब तक रहेंगे? 1807 से 1813। ये कौन रहेंगे? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। मिंटो मिंटो में इसने कौन सी संधि कराई थी? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब कराई थी? 1809 में। कौन सी संधि कराई थी इसने? अमृतसर की। 1809 में कौन सी संधि कराई थी? अमृतसर। अब ये अमृतसर की संधि क्या है? ये महाराजा रणजीत सिंह के साथ करी थी। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह सिख समुदाय के थे। महाराजा रणजीत सिंह मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया सिख समुदाय के संस्थापक थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, फिर गुरु अंगद देव, फिर गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, फिर आ गए बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के बाद कौन आ गए? भंगी मिश्र, सुकर चकिया मिश्र। मराठा के ऊपर 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें सिख धर्म फिर उभर कर आता है। भंगी मिश्र और सुकर चकिया 12 मिसलों में टूट जाता है। भंगी मिश्र के होते हैं महाराजा रणजीत सिंह, सुकर चकिया मिश्र के होते हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का युद्ध हो जाता है उसके साथ, अजलान शाह के साथ।
जो 12 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती, निकलवा के दे देते रणजीत सिंह, फिर अंग्रेजों से उलझ जाते। अंग्रेजों के साथ 1809 में उसकी संधि हुई थी, जिसका नाम क्या था, अमृतसर की संधि। ये था सिख धर्म का इतिहास। ठीक है, तो ये चौथी संधि करी थी, किसने करी थी, मिंटो ने। किसने की थी, मिंटो। इसके बाद फिर आगे इनका लड़का आता है, रणजीत सिंह के लड़के आते हैं, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के साथ युद्ध होता है, कोहिनूर हीरा अंग्रेज ले लेते हैं और इनको पढ़ने के लिए कहां भेज देते हैं, इंग्लैंड। किसको भेज देते हैं, दिलीप सिंह को। कहां भेज देते हैं, इंग्लैंड। ठीक है, अब 1813 में आ जाता है भारत कौन, हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स जो रहता है कब तक, 1823 तक। कौन रहता है भैया 1823 तक, ठीक है। ध्यान रखना, ये 1814 से 1816 तक किसके साथ युद्ध लड़ता है, हेस्टिंग्स, नेपाल। इसने एक काम बहुत अच्छा किया था। कितने, कौन कौन सी चीज भारत को दी थी, शिमला, देहरादून और नैनीताल। ये नेपाल से छीन लिए थे और भारत में मिला दिए थे। ये काम इसने अच्छा किया, हेस्टिंग्स। कहां आया दोबारा, अभी तक कहां आया, कौन, अभी हेस्टिंग्स आया कहां, वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। कहां से दोबारा जाएगा, मरमोरा जाएगा, जीते रहेगा क्या। ठीक है, तो ये देहरादून, शिमला, देहरादून और नैनीताल, ये 3 जिलों को जीतकर, शिमला हिमाचल प्रदेश में है ना, और देहरादून नैनीताल उत्तराखंड में, तो यहां पर मिला दिए थे किसने, हेस्टिंग्स। किसने मिला दिए थे, हेस्टिंग्स। युद्ध लड़ा था इनके साथ 1814 से 1816 तक। ये युद्ध रोका कौन सी संधि से सर, संगोला की संधि। किस संधि से ये युद्ध रोका गया था, संगोला की संधि। किस युद्ध से, किससे रोका गया था, चलो, ये 14 से 16 तक क्या किया था इसने, युद्ध किससे किया था, नेपाल से। इसके बाद बहुत सारे लुटेरे थे भारत में, जिन्हें पिंडारी कहते थे। क्या कहते थे, पिंडारी। तो पिंडारियों के ऊपर इसने अटैक किए थे और पिंडारियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था किसने, हेस्टिंग्स ने। तो भारत से पिंडारियों को मुक्त किसने कराया था, हेस्टिंग्स। पिंडारियों को दमन किसने किया था, हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंग्स के बारे में केवल एक बात याद रखो, नेपाल से युद्ध किया, संगोला की संधि से नेपाल का युद्ध शांत हुआ। 14 से 16 में युद्ध हुआ था, संगोला की संधि से युद्ध शांत हुआ था। शिमला, नैनीताल, देहरादून इसने भारत में मिला लिए थे नेपाल से जीत के, और इसने पिंडारियों का दमन किया था। और ध्यान रखना, मराठा और अंग्रेज, मराठा और अंग्रेज, इनके बीच में जो तृतीय युद्ध हुआ था, जो अंतिम युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध 1819 के आसपास, 1818 1819 के आसपास, जब मराठा पूरी तरीके से पेशवा पद खत्म हो गया और मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया था जिस युद्ध में, उस युद्ध के समय भारत में कौन था, हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर कौन था बेटा, हेस्टिंग्स। ठीक है, तो हेस्टिंग्स के बारे में ध्यान रखना इन सारी चीजों को। अब हेस्टिंग्स के बाद अगर अपन बात, पहले पूरे आंसर दीजिए आप, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सर जॉनसवर को क्या कहते हैं, हस्तक्षेप की नीति का जनक। किसके प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी इसने, मैसूर। बेलजली कब से कब तक रहा, क्या ये भारत में मर गया था, लेकिन क्या इसकी समाधि भारत में है, नहीं। भारत में किसकी समाधि है, किसकी, कार्नवालिस। कहां पर है, कहां पर है, स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था, सहायक संधि किसके समय आई, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, भोसले, बरार, ये सब किसने, ठीक है। चलो अब आगे आएगा लॉर्ड एम हस्ट, लॉर्ड एम हस्ट। क्या हुआ, थोड़ी देर तो चल जाएगा, 2-3 मिनट, नहीं चल जाएगा ना, बिल्कुल नहीं चल, 2 मिनट चला दे बस इसको कंप्लीट। 2 लॉर्ड एम हस्ट, लॉर्ड एम हस्ट 1823 में आता है, 1828 तक भारत में रहता है। ध्यान रखना, ये 1824 से लेकर 1826 तक युद्ध करता है। किससे युद्ध करता है, बर्मा से। किससे युद्ध करता है, बर्मा। किससे युद्ध करता है, 1826 में ध्यान रखना, भारत में एक पेपर लॉन्च होता है, उद्दंड। कौन ने लिखा था इसको, जुगल, जुगल किशोर
खुराना नहीं है, शुक्ला है। खुराना कहां सुन लिया? जुगल किशोर शुक्ला, इसने उत्तंड मार्तंड, ये भारत का पहला हिंदी समाचार था। कौन सा बेटा कंटेंट देखो आप, मैं थक गया हूं बहुत ज्यादा क्योंकि कब से पढ़ा रहा हूं, सुबह 7 बजे का आया, कितना बज रहा है रे? 12:30 बज रहा है घर में, ठीक है कि नहीं? तो लेकिन कंटेंट देखो आप, कुछ बाहर होने वाली चीजें नहीं है यहां से, खतरनाक तरह से। पहला हिंदी समाचार कौन सा था? उद्दंड मार्तंड, 1826 में लॉन्च हुआ। किसने लिखा था? या किसने लॉन्च किया था? जुगल किशोर। अब 1828 में कौन आते हैं? विलियम बेंटिक। कौन आते हैं? विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक आते हैं। विलियम बेंटिक 1833 में, जब इनको पूरे 5 साल कंप्लीट होते हैं, उस समय विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल। अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल चल रहा था, लेकिन अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो अब 1833 से 1833 के बाद 1858 तक, 57 में जब तक क्रांति नहीं हो जाती, 1857 में क्रांति होगी और 58 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को छीन लिया जाएगा। तो 1833 से बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा, जो कि अब हम कब से पढ़ने वाले हैं? कल से। कल से कहां से चालू करेंगे? विलियम बेंटिक, जो कब आ गया है? 1828। तो कल यहां तक आप पूरा याद करके आएंगे अच्छे तरह से, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, टेक केयर।